नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी में। मित्रों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, मेरा जो रूटीन न्यूज एनालिसिस है, इसके तहत मैंने पूरे देश में आरएनए टेस्ट किया। तो आरएनए टेस्ट के दरमियान हमको नेपाल भारत से जुड़ा हुआ कुछ पक्ष अभी ताज़ा हो रहा है, यानी कि होने का कोशिश किया जा रहा है। तो यह है सीमा पर चर्चा हो रही है और ये काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है। जब भी नेपाल में कुछ उथल पुथल होता है तो एक पक्ष सीमा को उजागर करने में लग जाता है। तो मैं इसी पर जो अपना आरएनए टेस्ट किया है, तो उसके तहत हमको नेपाल की एक प्रतिष्ठित पत्रिका, समाचार पत्र है, मैं उसी को लिया हूँ। और किसी समाचार पत्र में हमको सीमा संबंधी बात अभी नहीं मिली है। बहुत जगह मिलती है, लेकिन बाढ़ से जुड़ी हुई खबरें हैं। और लेकिन सीमा पर जो कुछ हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ खबर नेपाल की एक समाचार पत्र यानी कि कांतिपुर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र है और नेपाल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली समाचार पत्र है। तो आइए आज उस पर ध्यान डालते हैं कि ये समाचार पत्र में सीमा को क्यों उजागर किया गया है और बार बार ये सीमा पर क्यों चर्चा कर रहा है। तो इसी के तहत जो मैंने लिया है, इसका सभी तो नहीं, लेकिन 4-5 पत्रिका जो पिछले दिनों प्रकाशित हुई है, उसमें लगातार भारत और नेपाल की सीमा के बारे में इसने प्रकाशित किया है। तो आखिर ये क्यों कर रहा है, हमारा भी ध्यान गया और पत्रिका में खोजे तो नहीं मिला, लेकिन कांतिपुर ही क्यों। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यह क्या किया है, क्या लिखा है इसमें। तो मैं 15 जून आपको ले चलता हूँ। 15 जून में कांतिपुर में एक आर्टिकल निकली, काफ़ी लंबी आर्टिकल थी, जो कि मनोज बडू दार्चुला से और मातृका दाहाल काठमांडू के दोनों मिलकर इन्होंने लिखा है। और इसका हेडिंग दिया गया है, मैं बताता हूँ, आप हेडिंग थोड़ा ठीक से सुनिएगा। महाकाली मां भारत को तारन तार बल मिचाई। यह बल मिचाई शब्द जो है सो नेपाली शब्द है। तो वही महाकाली नदी जो दार्चुला में है, उस पर इनका ध्यान केंद्रित हुआ है और इन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि यह भारत द्वारा बल मिचाई किया जा रहा है। बल मिचाई मतलब है कि जबरदस्ती नेपाल पर अपना ताकत दिखाना और ताकत के बदौलत आप इसको अधिग्रहण करना। मिचाई मतलब मिचने के सेंटेंस में आता है। तो यह शब्द जनरली नहीं प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह भारत के साथ ये हेडिंग में किया गया है। अब पूरा अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो 2-4 घटना दी गई है, उस घटना में क्या है कि, और लास्ट में निचोड़ यही है कि वहाँ के हमारे नेपाल सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है और जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी कुछ पत्राचार करते हैं, तो उस पत्राचार को भारत जवाब नहीं दे रही है। जो बॉर्डर पर भेजा जाता है तो भारत से इनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसी पर लेकर ये अपना आक्रोश और हेडिंग जो है सो बल मिचाई कर दिया है। चूँकि और उनका केवल यही कहना है कि
एक तरफी निर्माण भारत कर रहा है अपने क्षेत्र में, और उससे जो है, और वो हमसे स्वीकृति नहीं लिया है, हमको खबर नहीं किया है, और वो जबरदस्ती निर्माण कर रहा है। वो अपना दिया है कि भारत पहले से ही लिपुलेख क्षेत्र जो है, काला पानी, लिम्बियाधुरा, ये सबको कब्जा किए हुए है, और अब वह ऐसा काम कर रहा है जो कि महाकाली नदी का धार हमारे तरफ धकेल रहा है। धकेलना शब्द इसने प्रयोग किया है। तो मित्रों, मैं केवल शब्द आप देखिएगा जो किस किस शब्द से भारत को विभूषित किया गया है, और यह समाचार पत्र। तो ये मैं 15 जून की बात कर रहा हूँ। 15 जून में बहुत लंबा आर्टिकल है। उसके बाद एक और निकला, 1-2 दिन बाद इनका थोड़ा सा रिपोर्ट कहीं का दिया गया। तब अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये इन्होंने अपना संपादकीय ही लिख डाला कांतिपुर में। उस संपादकीय में भी इनका हेडिंग है भारतीय बलमिच्याई, और उसके प्रति विखादपूर्ण मौनता। यानी कि ये बता रहे हैं कि भारत का बलमिच्याई जारी है, भारत जबरदस्ती अतिक्रमण करने पर आतुर है, लेकिन हमारे नेपाल में जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। और वही बता रहा है कि महाकाली क्षेत्र में इनका अतिक्रमण हो रहा है। और दूसरी बात कि भारत अपने तरफ भौतिक संरचना निर्माण कर रहा है, उस संरचना के बारे में नेपाल को कोई खबर नहीं कर रहा है, या नेपाल को कुछ मालूम है तो ये प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो इसने 2-3 के बाद फिर विदेश मंत्रालय भी गए। विदेश मंत्रालय में उस समय इस विदेश मंत्री थे महासेठ जी, रघुवीर महासेठ, वो नया ज्वाइन किए थे। उनसे इन्होंने संपर्क किया तो वो अपना तैयारी कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था। तो वही चीज़ जब विदेश मंत्रालय में कहा गया कि अभी नहीं पता है, तो इन्होंने यह शब्द अपने प्रति प्रयोग किया है कि यह विखादपूर्ण लग रहा है, कि इसके अंदर कौन सा विख है ये कांतिपुर को दिख रहा है। इनकी संपादकीय में यह बात कही गई है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, उस संपादकीय के बाद हम लिए हैं 26 जून। 26 जून में आवरण है इनका, और वो बहुत लंबा आवरण है। अगर आप उस दिन का कांतिपुर देखिएगा तो उसी में लिखा हुआ है, उसका हेडिंग है सीमा क्षेत्र में भारत की मनपड़ी। यह हेडिंग के तहत इसमें आर्टिकल तैयार किया गया है। इसको एक सर्वे है, अच्छा सर्वे है। इस सर्वे में कहा गया है कि आपको पूर्व में झापा से लेकर पश्चिम जैसे नवलपरासी और कंचनपुर तक का बहुत सारी घटना को लिया गया है, और उस घटना के तहत इन्होंने बताया है कि नेपाल को जो भारत में काम हो रहा है उससे नेपाल में दीर्घकालीन असर पड़ेगा, और उस दीर्घकालीन असर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं पर सीमा स्तंभ की बात कही गई है, तो कहीं बांध की बात कही गई है, कहीं पर तटबंध है, कहीं पर सड़क मरम्मत हो रहा है भारत में, या नया सड़क बन रहा है, तो कन्वर्ट की बात है। तो और इसमें काफ़ी लोगों से पूछताछ किया गया है बॉर्डर के अपने पार से, जिसमें पुलिस ऑफिसर सबसे भी पूछताछ करके ये रिपोर्ट बनाया गया है, और जनता के बीच में दिया गया है कि देखो भारत में ऐसा हो रहा है और तुम लोग चुप हो। और पूरा शब्दावली जो प्रयोग किया गया है वो मैं उच्चारण नहीं कर सकता, बहुत लंबा है ये। तो ये है 26 जून की बात। अब आइए 26 जून के बाद जो ये सब किया गया है, उसके बाद इनको 28 जून
मैंने 28 जून का कांतिपुर लिया है और 28 जून के कांतिपुर में इनका फिर संपादकीय निकला है। और संपादकीय में जबकि सरकार तरफ से दोनों तरफ से कुछ वास्ता नहीं हुई है, तो संपादकीय में इन्होंने निकाला है, सीमा माँ मन परी चुपचाप न बसों। कहने का मतलब जो सीमा पर मनपरी हो रहा है वो भारत द्वारा किया जा रहा है, अब चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। ये नेपालियों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम लोग चुपचाप हो, इसलिए भारत अपना मनोमानी कर रहा है और इस मनोमानी में अगर हम लोग चुप रह जाते हैं तो भारत जो है सो इस पर नेपाल में घुसता रहेगा। तो उसने इस संपादकीय में लिखा है, मैं आपको आज ये पढ़कर भी सुनाना चाहूँगा, चूँकि हम ऐसा स्थिति करें, कूटनीतिक स्तर पर ऐसी वार्ता होनी चाहिए जिससे कि भारत पीछे हटने पर मजबूर हो। तो इसका मैं एक पैराग्राफ आज नेपाली में है, पढ़कर सुनाता हूँ। नेपाल को भारत से दया की भीख मांगनी नहीं है, इसने यहाँ से शुरू किया है। 10 गजा जो बॉर्डर है, भारत एक तरफी रूप में पूर्वाधार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से उसको नहीं करना चाहिए, इसने सतर्क किया है भारत को। ये बहुत अच्छा, देखिए ये कितना अच्छा ज्ञान दिया है। जो भारत में अब कितने लोग हैं, कितने इसको फॉलो करेंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ। सीमा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौताहरू अनुसार नदी खोला तथा प्राकृतिक रूप में सृजित पानी को बहावलाई कुनै पनि हालत में रोकन सकिँदैन। नदी खोला को बनाउन पाउँदैन, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है इसके अनुसार हम सीमा पर उस पार भी किसी भी तरह का काम हम नहीं कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है, यह भारत को मालूम है या नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र में काम गर्दा नेपाललाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनु भारत को कानूनी दायित्व है। ये भारत को समझना चाहिए कि अगर आप भारत में कुछ काम कर रहे हैं, अपना निर्माण कर रहे हैं, तो नेपाल से सहमति लेने के लिए उसको कानूनी दायित्व है उसका, जो कि वो भारत निर्माण नहीं कर रहा है। यह कांतिपुर का सजेशन है। आफूलाई विश्वकै ठुलो, इसको थोड़ा गौर से सुनिए। आफूलाई विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनाउने रुचाउने भारतले यति तथ्य त पक्कै बुझेको छ। द्विपक्षीय मामलामा यस्तो ज्यादती बाहुबली चरित्रको प्रदर्शन हो, सूझबूझपूर्ण होइन। मतलब यह बहुत अच्छा उपदेश है भारत के लिए कि भारत अपने को लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए विश्व में ढिढोरा पीट रहा है। वो अपने को दिखा रहा है कि हम विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन जब दो पक्षीय मामला आता है तो उसकी ज्यादती यानी कि बाहुबली का प्रयोग किया गया है शब्द, जो भारत की ज्यादती और बाहुबली चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर ये शब्द भारत के लिए है, जो कि सूझबूझ पूर्ण कूटनीतिक नहीं है। कूटनीतिकों को यह सुझाव दिया गया है। नेपाली भूमि में जब पैदल वाला निर्माण होता है तब भी भारत अवरोध करता है। यह जो है सो भारत को एक और शब्द यहाँ मिला, मिचहा व्यवहार, एक नेपाली शब्द है। ये मिचहा व्यवहार है। भारत को जो दूसरे का जमीन हड़प ले, चाहे वो कब्जा कर ले, मिच ले, तो ये भारत को कहा गया है कि ये तुम्हारा मिचहा व्यवहार है। ये सो मिचहा व्यवहार
सुधार्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका अनाधिकृत भौतिक संरचना हटाउन भारत तैयार हुनुपर्छ र थप संरचना बनाउनु हुँदैन। ये उसको कहा है कि वो जो मिचने का, कैप्चर करने का जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें वो अपना सुधार करे और नया योजना नहीं बनावे, और उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन होगा। इसलिए मित्रवत छिमेकी उदाहरण झल्किन्छ और ये करेंगे तभी ये भारत का एक पड़ोसी के साथ दोस्ताना व्यवहार दिखेगा। यस्तो गर्न त्यति धेरै मुस्किल पनि छैन, खाली आफ्नो अनुचित अहम को ऊंचाईबाट ओर्लिए पुग्छ। देखिए ये कितना अच्छा सुझाव दिया है भारत को। कहा कि इसके लिए मित्रवत व्यवहार के लिए कुछ आपको ये बहुत कठिन काम भी नहीं है, लेकिन आपको जो है आपका अनुचित अहम है आपके पास, भारत को घमंड, उस ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई से आप अपना घमंड देख रहे हैं उससे थोड़ा नीचे आ जाइए, तब जो है सो ये मित्रवत व्यवहार दिखेगा। अब इसमें और भी चीज है, ये इतना लंबा है मेरे पास, जो मैं पढ़ूंगा तो इसका शब्दावली मुंह से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि ऐसा शब्द जो इसमें किया गया है वह भारत और चीन की जो अभी संबंध है और वहां से जो बीजिंग से ग्लोबल टाइम्स लिखता है उसमें भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जहां पर कि मिलिट्री वार हो रहा है और वहां उस देश में इस तरह का हमारे संबंध और शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये कांतिपुर ने बहुत बड़ा उपदेश भारत को दिया है और इसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार भारत दिखावे, उसी पर केंद्रित है बहुत लंबा। लेकिन कांतिपुर में ही जब हम थोड़ा पीछे देखते हैं तो इसमें एक और आर्टिकल है, वो 24 जून, आपको मैं बता दूं 24 जून का जो आर्टिकल है उस पर आपको काफ़ी चीज़ दिया गया है। यह है सीमा माँ डुबान, सीमा में डुबान, ये है नाम है इनका बरखा झा। ये नाम से सीमा के तरफ की ही लगती हैं, लेकिन अब पता नहीं ये कहाँ की है। लेकिन सीमा में डुबान कहकर इसका आर्टिकल इसमें आया है और काफ़ी, मैं जो लंबा जितना ये 8-10 इसमें कांतिपुर में आया है, सबका निचोड़ इस आर्टिकल में है। ये बरखा झा का आर्टिकल, मैं इसमें आपको कुछ बता दूं। जो सीमा पर जो परेशानी होती है उसके लिए बाढ़ी पहिरो कहा जाता है। वो जो है हर एक साल जब बाढ़ आता है तब कुछ लोग जागरूक होते हैं, उस पर वो अपना लिखी है, जिस पर है कि विश्व माँ बाढ़ी पहिरो को जोखिम का दृष्टि ले नेपाल 30वां नंबर में। हाँ, विश्व में इसका 30वां स्थान है जो बाढ़ी से जो क्षतिग्रस्त होता है उसमें। लेकिन आइए इसमें ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में रखी है यहाँ, जो मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ और आप जानते भी होंगे। नदी को प्राकृतिक बहावलाई कोई भी देश नहीं रोक सकता है और इस संबंध में भारत और नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समझौता और प्रतिबद्धता भी व्यक्त किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि में लिया गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्री ट्रीटी एक्ट 1990 एक ये है। दूसरा है हेलसिंकी रूल्स ऑन द यूजर्स ऑफ द वाटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिवर्स 1966 और यूएन
कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजर्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997। जब ये संधि और प्राकृतिक बहाव में अवरोध पैदा करने पर ये क्या है कि सीमाना पर ये लिखा गया है कि 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर जो है सो संरचना बनाने से पहले या तटबंध बनाने से पहले दोनों देश मिलकर इस पर विचार करके करना पड़ता है। तरह नेपाल को कमजोर कूटनीतिक अभ्यास का कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रतिकूल हुने गरी बनाइए का यस्ता संरचना वाले नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन। ये पूरा लंबा आर्टिकल है इसका, लेकिन बहुत अच्छा मैंने पूरा पढ़ा है और इसमें एक भी शब्द बल मिचाई, हेपेको, मिचाई, अनाधिकृत अतिक्रमण इसके आर्टिकल में कहीं नहीं दिख रहा है। और जो 10 कांतिपुर में लिखा गया है सबका सारांश इसमें है। एक प्रकार से अच्छा आर्टिकल कहा जा सकता है और इसने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसी कानून को लेकर कांतिपुर अभी बोल रहा है। अब आइए बात करते हैं इस पर कि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि 12 किलोमीटर हो चाहे 8 किलोमीटर हो, तो क्या है इसका समाधान क्या है? मैं समझता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसा भी हो, जो भी आप कर दीजिए, यह केवल कांतिपुर जैसे पत्रिकाओं को लिखने के लिए है, हल्ला करने के लिए है और देश की जनता को गुमराह करके एक सेंटिमेंटल फायदा लेने के लिए है। लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय संधि इस बॉर्डर पर कभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां नियम कानून देखा जाता है और इस बॉर्डर पर क्या मानवीय प्रश्न है। क्या बाढ़ के पानी को आप रोक के रख सकते हैं? मुझे एक याद है कि एक बार ये यहाँ के भारतीय दूतावास में यन झा थे प्रथम सचिव, तो उससे मिलने एक नेपाल के मंत्री गए। वो पंचायती व्यवस्था थी उस समय की, नया मंत्री बने थे, उनको मालूम भी नहीं था और उनसे मिलकर एन झा से मिलकर निकले। तो मैं भी एन झा से मिलने पहुंचा उस समय और मेरे साथ वो सत्यनारायण झा थे डॉक्टर, उनके साथ मैं गया। तो एन झा कहते हैं कि देखिए तो ये मंत्री हैं और मंत्री होकर हमारे पास आए हैं और कहते हैं जो आप लोग जो इतना भारत भारत करते हैं, तो नेपाल अगर बांध देगा नदी में तब क्या होगा आपका? अब ये प्रश्न नेपाल के मंत्री का था। तो एन झा कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि अब कैसे समझाया जाए, जो इनको ये भी मालूम नहीं है, जो अगर बॉर्डर पर बांध दिया जाए तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो आपके गांव में जाएगा, किस तरह जाएगा? पानी तो अपना रास्ता निकाल लेती है। ठीक वही चीज आज थोड़ा विकसित और परिमार्जित रूप से ये कांतिपुर का है कि कांति वहां पर स्ट्रक्चर, भारत में लाखों स्ट्रक्चर हो रहा है और उस स्ट्रक्चर के कारण हाँ पानी रुक रही है, वहां रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, तो नेपाल में दिक्कत होगा ही। तो इसके लिए मेरे विचार से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को गौण रखे, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर का कानून अलग बनना चाहिए। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर जो भारत में भी निर्माण हो और नेपाल में भी निर्माण हो। ये नहीं कि 18 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है तो हम नहीं बनाएंगे और तुमको नहीं बनाने देंगे। ये चीज बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह संधि अंतर्राष्ट्रीय संधि, यहाँ मानवीय संधि होना चाहिए कि नेपाल में अगर बाढ़ आता है, उधर से नेपाल को क्षति होता है, तो भारत में क्या क्षति होता है
उसको भी देखकर दोनों देश के जो प्रतिनिधि मंडल है बॉर्डर पर, ये पूरब से पश्चिम तक होना चाहिए, जो किस तरह भारत का विकास हो और उससे जुड़ा हुआ किस तरह नेपाल का भी विकास हो। हाँ, आपके कहने से, हमारे कहने से भारत तो नहीं रोक लेगा। उसका 12 किलोमीटर में 12 लाख आदमी रहता है और हमारा जो है सो 12,000 है, तो दोनों का फर्क है। तो यहां मानवीय रूप से सोचना ही पड़ेगा और एक अलग से संधि हमें करना ही पड़ेगा, जिससे कि बॉर्डर का यह समस्या समाधान हो। इसमें यह नहीं है कि उधर एसएसपी लगा दें और इधर सशस्त्र लगा दें, उसके कारण ये कभी नहीं होने वाला है। ये नेपाल भारत का जो संबंध, विशेष संबंध कहा जा रहा है, सो उसमें ये भी संबंध है। लेकिन अगर हम ये करेंगे कि बॉर्डर पर हम कोई काम कर रहे हैं और उस पर हम अगर चाइनीज लाके रख देते हैं, तो कौन सा चाइनीज भारत के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मित्र हो सकता है, लेकिन भारत के लिए तो वो तो वही चाइनीज होगा जिसने वहां बॉर्डर पर क्या करके 21 का डेड बॉडी भेज दिया था भारत में। तो भारत के लिए तो यहां पर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम मित्रता कैसा चाहते हैं। क्या हम यह वाक्य प्रयोग करके जो कांतिपुर में किया गया है, यह छिमेक और पड़ोसी राष्ट्र कहा जाता है, उसके लिए उपयुक्त शब्दावली है? यह किस चीज के लिए कांतिपुर इतना कर रहा है? कल के भी कांतिपुर में कुछ है, मैं नहीं रख रहा हूं, लेकिन कांतिपुर अगर कर रहा है तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य हो सकता है। क्या भारत से आजकल नेपाल में सेटिंग की बात चल रही है? क्या भारत से कुछ सेटिंग का उम्मीद तो नहीं था कांतिपुर को? जो सेटिंग नहीं मिला है तो आज ये इस तरह उगल रहे हैं, या फिर कहीं दूसरे जगह से परिचालित तो नहीं है? ये इस संबंध में अभी भारत से भी प्रतिक्रिया आना बाकी है, कहीं से नहीं आया है। लेकिन इसमें नेपाल की भी जनता को, खास करके सीमा क्षेत्र की जनता को सोचना है और भारतीय क्षेत्र को भी सोचना है। और जल्द से जल्द सीमा पर एक सीमा ट्रीटी होना चाहिए जो मानवीय दृष्टिकोण से हो। देश ठीक है, हमारा राष्ट्र है, हमारी राष्ट्रीयता है, वो तो रहेगी ही, लेकिन मानवीय कल्याण कैसे हो, इस पर पूरब से पश्चिम तक एक संयंत्र बनना चाहिए। और वह संयंत्र यह काम करे जो प्रत्येक साल ये चीज नहीं हो। ये पहले भी बात उठी थी और आज भी उठ रही है, और बार बार यह बात नहीं उठे, इसके लिए एक संयंत्र जल्द से जल्द बनना ही चाहिए। इस पर मित्रों, आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। देश में अब बाढ़ के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। कोरोना है ही, कोरोना नहीं गया है, इससे हमको बचना ही है। आप हमेशा सावधान रहें और दूसरे को भी सावधान रखें। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र इसका मास्क लगाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।